नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए, खास करके 67, 68 या 69 बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखकर मैं आज से 3-4 दिन पहले मेंस का क्लास शुरू किया था और हम जीएस फर्स्ट पेपर का हिस्ट्री का जो सेक्शन है उससे शुरू किए थे और उसमें भी अभी तक हम 1857 का विद्रोह पूरा कंप्लीट किया था, जिसमें कि 1 से लेकर 4 तक मैं वीडियो बनाया था। फिर उसके बाद मैं जब 1857 का विद्रोह ख़त्म हो गया था तो फिर मैं शुरू किया था अगला टॉपिक आपका पीजेंट मूवमेंट या किसान आंदोलन, जो खासकर बिहार में होता है। तो अभी तक मेरा कुल मिला के बीपीएससी मेंस हिस्ट्री सेक्शन में 6 वीडियो आ गया है। ये मेरा 7वां है। जो भी लोग मेरा पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ बीपीएससी मेंस हिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। और मैं हर एक वीडियो में नंबरिंग कर दिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 तक वीडियो आ चुका है। आप उसको एक पूरा A to Z देख लीजिए और उसका आप नोट्स बनाइए, क्योंकि इसी से आपके सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आएंगे। तो हम लास्ट जो वीडियो जो बनाए थे उसमें किसान आंदोलन में, पीजेंट मूवमेंट में हम जो है आपका चंपारण सत्याग्रह देखे थे। और चंपारण सत्याग्रह हमने ये पढ़ा था कि चंपारण सत्याग्रह का क्या कारण था और उसके क्या परिणाम थे, ये हम देखे थे। आज सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चन एक डिस्कस करेंगे। यहाँ 2 आज हम करेंगे मेनली। एक हम देखिए इस तरह क्वेश्चन ये पूछता है कि किसान आंदोलन मतलब कि पीजेंट अपराइजिंग के लिए चंपारण सत्याग्रह का क्या इम्पोर्टेंस है या क्या महत्व है। क्वेश्चन क्या है कि किसान या जो पीजेंट जो अपराइजिंग का मूवमेंट हुआ उसके लिए चंपारण सत्याग्रह के महत्व का चर्चा करें, ये क्वेश्चन। उसके बाद एक और देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि ये क्वेश्चन ये है कि चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। ये 66वीं और 64वीं बीपीएससी में पूछा था। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर और इस क्वेश्चन का आंसर दोनों का अलग हुआ। देखिए यहाँ सिर्फ फोकस किस पर कर रहा है कि किसान मूवमेंट के लिए आगे जो मतलब कि चंपारण सत्याग्रह के बाद जो भी देश में किसान मूवमेंट होता है उसके लिए ये चंपारण सत्याग्रह का क्या इम्पोर्टेंस है। और ये क्वेश्चन का डिमांड क्या है कि चंपारण सत्याग्रह ओवरऑल हमारे जो स्वाधीनता का संघर्ष हुआ, जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष चला उसको 1920 के बाद, फिर 1917 के बाद नॉन कोऑपरेशन या सिविल ओबिडियंस मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट, जो भी मूवमेंट चला उसमें एक निर्णायक पॉइंट था, एक टर्निंग पॉइंट था चंपारण। ये वर्णन कीजिए। तो दोनों का क्वेश्चन का क्या है, अलग अलग डिमांड है। इसलिए हम पहले सिर्फ किसान मूवमेंट के लिए क्या महत्व था चंपारण का, इस टॉपिक को हम अच्छे से क्या करेंगे, कवर करें। देखिए जब तक आप मेंस को डेप्थ में नहीं समझिएगा क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन क्या हमसे पूछना चाह रहा है, तब तक आपको फुल में फ़ोन नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए देखिए इसका जो इस क्वेश्चन का की टर्म यही है कि किसान आंदोलन के लिए मतलब कि चंपारण सत्याग्रह का क्या इम्पोर्टेंस, इसका की टर्म यही है। और यहाँ क्या है, चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक टर्निंग पॉइंट है ये। तो दोनों क्वेश्चन का अलग अलग है। तो हम पहले इसकी बात करेंगे, किसान आंदोलन वाला, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं इसका। तो मैं यहाँ देखिए क्वेश्चन ही बना दिया हूँ कि किसान विद्रोह के लिए चंपारण सत्याग्रह के महत्व का स्पष्ट कीजिए। या आपको फॉर्मूला कल ये पूछ दे कि किसान विद्रोह के लिए, किसान आंदोलन के लिए चंपारण सत्याग्रह एक निर्णायक मोड़ था या एक निर्णायक बिंदु था, ये भी जोड़ सकता है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमको एक जो है ना क्या लिखेंगे, भूमिका लिखेंगे, एक हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अब देखिए इंट्रोडक्शन हम आपको आज 2-3 बताएंगे और हम कई तरह के इसमें स्टेटमेंट भी बताएंगे कि जो चंपारण सत्याग्रह के लिए जो जिन्होंने बोला। इसलिए मेरा देखिए इस लेक्चर को आप ध्यान से सुनिएगा भी। देखिए जो लिखा है तो उसमें मैं लिखा हूँ, लेकिन मैं पढ़ाने के दौरान कई सारे ऐसी बातें बोलूँगा जो आपको अच्छा लगे तो आपको कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि समझिए एक तरह से लेक्चर ही मेरा है, ठीक ना। भले ही मेरा चेहरा ना दिख रहा हो, लेकिन जो मेरी जो आवाज़ जो आप तक पहुंच रही है आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आइए हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह 1917 ना केवल भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष बल्कि किसान आंदोलन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें गांधी जी का नेतृत्व
तथा इनके सत्य और अहिंसा की तकनीक ने भारतीय किसान आंदोलन की दिशा और दशा ही क्या कर दी, बदल दी। मतलब कि दशा भी बदल दी। जो पहले जो भी किसान मूवमेंट देश में हो रहा था उसका दिशा चेंज कर दिया, दिशा दोनों चेंज कर दिया, ठीक ना। और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्दों में चंपारण सत्याग्रह की महत्ता अगर देखा जाए, वो बोलते हैं कि राष्ट्र ने अपना पहला पाठ सीखा। मतलब कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये बोलते हैं कि ये चंपारण सत्याग्रह में ही भारत ने अपना पहला लेसन सीखा, कुछ सीखा, पाठ सीखा, ठीक ना। और सत्याग्रह का पहला आधुनिक उदाहरण भी प्राप्त किया। ये चंपारण के बारे में खुद कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के प्रथम राष्ट्रपति बोल रहे हैं। तो अगर आप इस तरह का अगर एक भूमिका अगर लिखिएगा तो एक अच्छा भूमिका आपका कहा जाएगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ, मेंस में, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में और कुछ भी हम लिखेंगे, एक स्टेटमेंट अगर हम डालेंगे तो मेरा आंसर का वेटेज क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक ना। तो आइए थोड़ा सा यहाँ पे अगर इसमें, हालांकि मैं एक्स्ट्रा लिख दिया हूँ, वही बात है कि जैसे कि यहाँ थोड़ा सा आप बगल में मैप बना दीजिए, ये बिहार कैसे मैप बना दीजिए और यहाँ थोड़ा चंपारण क्या कर दिखा दीजिए, यहाँ पटना दिखा दीजिए। बाकी चंपारण सत्याग्रह आपको पता है चंपारण में हुआ है, इसका समय काल क्या है, अप्रैल 1917 है। नेताजी कौन थे? महात्मा गांधी, और उनके भी कई सारे अन्य क्या थे, सहयोगी थे। बाकी आपको इसका पता है कारण क्या था, वही गोरे नील बगान मालिकों द्वारा तिनकठिया पद्धति के द्वारा ज़बरदस्ती नील की खेती करवाना तथा इसी के पृष्ठभूमि में स्थानीय किसानों का आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था। अंततः राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी को चंपारण आने को आग्रह किया तथा 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी का आगमन हुआ पटना और चंपारण के किसानों की समस्या सुनी तथा तिनकठिया पद्धति क्या कर दी गई, समाप्त कर दी। मतलब आप ये थोड़ा सा ना एक बैकग्राउंड मतलब बना सकते हैं बहुत शॉर्ट में, ठीक ना, क्योंकि लेकिन मेनली क्वेश्चन का डिमांड ये नहीं, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा ना बीपीएससी ऐसे मतलब कि लोक सेवा आयोग में लिखने के लिए आपको थोड़ा सा इस तरह का बात जो है ना लिखना पड़ता है। तो अब आइए हम जो क्वेश्चन का मेन जो थीम है उस पर चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन का थीम यही है, किसान आंदोलन या विद्रोह के लिए चंपारण का महत्व। टॉपिक डाल देंगे। अब देखना लिखे हम क्या कि चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद गांधी जी का चंपारण सफल हो गया। उसकी सफलता के बाद बिहार तथा देश के अन्य हिस्सों में किसान आंदोलन की श्रृंखला शुरू हुई। मतलब कि एक बार बार किसान मूवमेंट हुआ, चाहे दरभंगा राज का हो या आपका मोपला विद्रोह हो या आपका अवध में किसान का विद्रोह हो या बारदौली सत्याग्रह, एक लगातार श्रृंखला आपको दिखाई पड़ेगी किसान आंदोलन की, जिसे चित्र में देखा जा सकता है। इन सभी किसान आंदोलन में मुख्य तत्व चंपारण सत्याग्रह से ही मिलता जुलता दिखाई पड़ता है। इसे निम्न रूप में हम देख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर सब मैप बता दिए कैसे। देखिए यहाँ पे मोपला विद्रोह हो रहा है केरला में, तेभागा हुआ था 1946 में, आपको पता है। फिर बकास हुआ था बिहार में, अवध में और एका विद्रोह हुआ था। यहाँ भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ था और बारदौली सत्या, ये सब मेन जो है ना चंपारण सत्याग्रह के बाद देश में हुए प्रमुख क्या है, किसान आंदोलन है। आप इस इसको मैप में देखिए कैसे मैप का, यही मैप का यूज है। बगल में कहीं इन्हें कि आपको मैप यहाँ बीच में मत लिखिए, बनाइए, आपको साइड में मैप बने ताकि आपको देखने में क्या लगे, उसको अच्छा लगे जो कॉपी चेक करेंगे, ठीक ना। तो अब आइए कैसे चंपारण सत्याग्रह मोस्ट इम्पोर्टेंट था हमारे किसान मूवमेंट के। देखिए पहला हम देखिए उद्देश्य के स्तर पर देखेंगे। मतलब कि देखिए उद्देश्य के स्तर पर अगर देखा जाए तो चंपारण सत्याग्रह में उद्देश्य स्पष्ट था कि जाकर किसान की समस्या को क्या करना है, सुनना है। गांधी जी का उद्देश्य एकदम स्पष्ट था। वही देखिए यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने किसानों की समस्याओं को बिना लाग लपेट, मतलब बिना किसी बेहिचक, मतलब कि क्लियर था, फंडा क्लियर था, हमको जाके काम करना है, बिना लाग लपेट के उठाया तथा इसके समस्या का समाधान भी क्या हुआ, किया। और गांधी जी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, आपको पता है कि जब वहाँ चंपारण गए तो लगभग कई हजार किसानों से समस्या सुनी, क्या उनके साथ दिक्कत था, तो उनका उद्देश्य स्पष्ट था कि वहाँ जाना है और किसान की समस्या क्या करना है, सुनना है। और जो इसका मतलब क्या, चंपारण सत्याग्रह में उद्देश्य क्लियर था और यही उद्देश्य बाद के किसान मूवमेंट में, आगे के किसान आंदोलन में इस प्रवृत्ति को हम स्पष्ट रूप से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे अवध किसान जो आंदोलन हुआ था उसका उद्देश्य क्या था, मालगुजारी कम करना, और जो मोपला विद्रोह हुआ था केरला में उसका पर्पस क्या था, जमींदारी शोषण से क्या, मुक्ति। तो मतलब ये है कि चंपारण सत्याग्रह में
जो उद्देश्य, जो पर्पस जो एकदम क्लियर था, वही तरह की परंपरा हमको आगे के किसान आंदोलन में दिखाई पड़ता है। इसलिए चंपारण सत्याग्रह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया बाकी आगे किसान आंदोलन के लिए। ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, संगठन। देखिए संगठन के स्तर पर कैसे ये एक जो है ना इम्पोर्टेंट सत्याग्रह था। ये चंपारण सत्याग्रह में पूर्ववर्ती अन्य आंदोलनों के विपरीत इसके नेतृत्वकर्ता सर्वमान्य रूप से गांधी जी थे, जो इसे अंजाम तक पहुंचाया। मतलब कि एक नेतृत्व कौन करता थे, गांधी जी ही थे। और बाद में आप जब देखिएगा कोई भी मूवमेंट किसान का, तो आपको हर एक मूवमेंट में कोई ना कोई एक नेता दिखाई पड़ेगा, एक संगठन दिखाई पड़ेगा। वही मैं लिखा हूँ, बाद के किसान आंदोलनों में जैसे बारदोली सत्याग्रह हो गया, ठीक ना, बारदोली आपका दिखे सत्याग्रह में सरदार पटेल की भूमिका देखी जा सकती है, ठीक ना। तो अब ना इस तरह का आप एग्जाम्पल्स पुट कीजिए, तभी आपका आंसर बेहतरीन होगा, और बेहतरीन क्या बहुत अच्छा नंबर आपको मिलेगा। अगला देखिए क्या महत्व है कार्यक्रम को लेके। देखिए यहाँ पे कार्यक्रम निश्चित था कि गांधी जी यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में आएंगे, किसान की घर जाकर समस्या सुनेंगे, घर घर जाकर, वही यहाँ लिखा हुआ है। एक निश्चित कार्यक्रम के तहत गांधी जी का चंपारण आगमन तथा 1500 किसानों से अधिक की समस्या सुनना, साथ ही रचनात्मक कार्य जैसे कि स्वच्छता का काम करना, स्कूली शिक्षा की स्थापना, इस सत्याग्रह का प्रमुख क्या था, विशेषता। आपको हम बताए थे पीटी में कि जब गांधी जी वहाँ साफ सफाई पर भी ध्यान दिए थे काफ़ी, और आपका वहाँ स्कूल भी, भितरवा स्कूल भी खोले थे, और भी कई तरह के आश्रम भी खोले थे। तो ये इनका कार्यक्रम था, और आप जब देखिएगा इसी तरह के कार्यक्रम आपको जो है ना आगे के किसान मूवमेंट में आपको ना दिखाई पड़ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चलिए विचारधारा। देखिए इस मूवमेंट में सत्य अहिंसा का मेन विचारधारा था, वही लिखा हुआ है, सत्य अहिंसा और सविनय, मतलब कि हम आपके किसी कानून का न बहुत ही विनम्रतापूर्वक नहीं मानेंगे का उच्चतम उदाहरण चंपारण में देखने को मिलता है, तथा इसी का अनुसरण बारदोली, अवध, किसान, बकास आदि में भी देखा जाता है। मतलब कि आगे जो भी किसान मूवमेंट हुआ, अगर मोपला अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सब जगह अहिंसक था, सत्य आधारित था, अहिंसा आधारित था, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं चंपारण सत्याग्रह से ही आगे के किसान आंदोलनों ने इन बातों को क्या किया था, सीखा था। अगला देखिए जन भागीदारी के लेवल पर देखा जाए तो चंपारण किसान आंदोलन में सभी वर्ग, महिलाओं ने भी भाग लिया, छात्र ने भी भाग लिया, युवा ने भी भाग लिया, और खास करके वकील लोगों ने क्या लिया, भाग लिया, ठीक ना। और यही प्रवृत्ति हमें बाद के किसान आंदोलन में देखने को मिलता है। जैसे बारदोली ले लीजिए या आप बकास ले लीजिए, सब में तो कहीं ना कहीं यही बुद्धिजीवी वर्ग ही शामिल हुए ना, सब क्लास के लोग शामिल हुए। तो ये कहीं ना कहीं चंपारण सत्याग्रह का ही महत्व था कि आगे के मूवमेंट में लोग इसी का देखा देखी किए थे। अब देखिए समिति, आपको पता है कि चंपारण सत्याग्रह जब हुआ, महात्मा गांधी जब पूरे किसानों की समस्या को सुने थे, तो एक चंपारण कृषि समिति का गठन हुआ था, और समिति ने ही सिफारिश किया था कि 1/4 जो है ना कर की दर को घटाया जाए और 25% पैसा क्या किया जाए, रिटर्न किया जाए। तो वही यहाँ देखिए, तो जिस तरह से चंपारण सत्याग्रह की समस्या को समाधान के लिए एक समिति का गठन हुआ, उसी तरह आगे लिखा चंपारण सत्याग्रह में किसानों की समस्याओं पर विचार विमर्श व समाधान हेतु चंपारण कृषि समिति का गठन ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। उसी प्रकार जिसके सिफारिश पर 1/4 लगान वो रकम माफ़ हो गई थी। यही परंपरा बारदोली जांच आयोग, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली में जब किसान आंदोलन किए थे 1928 में, तो वहाँ भी वहाँ के जांच के लिए एक बारदोली जांच आयोग बैठा था। उसी तरह जब तेभागा मूवमेंट हुआ था 1946 में, तो वहाँ भी तेभागा जांच समिति का क्या हुआ था, गठन हुआ था। क्यों? इसका मतलब कहीं ना कहीं एक नज़ीर पेश किया आपका चंपारण सत्याग्रह इस मामले में भी। अगला 7वां किसानों की जागरूकता में देखिए क्या महत्व है। देखिए चंपारण सत्याग्रह ने किसानों के बीच व्याप्त ब्रिटिश सत्ता के खौफ को समाप्त कर दिया तथा जमींदारों के प्रति भी निर्णय बनाया। मतलब कि कहीं ना कहीं महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों से डटकर मुकाबला किया,
उनके किसी भी अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ का नहीं, हम आपका ये कानून मानेंगे ही नहीं। गांधी जी पहली बार ऐसा कर रहे हैं कि धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं। खुद गांधी जी कहा कि देश मेरा है, हमको इस देश में घूमने से कोई रोक नहीं सकता है। एक निडर होकर गांधी जी इस मैदान में उतरे थे, और ये जो है ना, इनका जो निडरपन था, इससे जो है ना और भी लोग सीखे कि नहीं, हमको जो है ना अंग्रेज से डरने की कोई चीज़ नहीं है, और ज़मींदार से भी हमको डरने की कोई चीज़ नहीं है। इसी कारण बिहार में दरभंगा राज के विरोध में 1919 में जो है ना किसान आंदोलन होता है। देखिए, दरभंगा राज बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन फिर भी चंपारण सत्याग्रह के जस्ट 1 साल बाद वहाँ पे किसान क्या हुआ, मूवमेंट हुआ। वो भी दरभंगा राज के खिलाफ विद्रोह कर दिया किसानों ने। कोई बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। तो कहने मतलब कहीं ना कहीं किसानों में क्या आई, जागरूकता आई। किसके वजह से? चंपारण सत्याग्रह के वजह से ही। उसके बाद आगे देखिए, 1930 से लेकर 40 के दशक में किसान आंदोलन राष्ट्र आंदोलन में घुल मिल गया। कहीं ना कहीं ये चंपारण सत्याग्रह का ही भूमिका था इसमें भी। 1937 का कांग्रेस घोषणा पत्र में किसानों की मांग को भी क्या किया गया, उठाया गया। वहीं भारतीय किसान सभा 1936 में भी 1936 का क्या हुआ, गठन हुआ। ये कहीं ना कहीं जो किसानों की जागरूकता ही था, जो कि इस तरह की चीज़ें आगे घटनाक्रम जो है हमको देखने को मिलती है। और अंतिम में लिखिए कि इसका महत्व को अभी वर्तमान से भी जोड़िए, चंपारण सत्याग्रह को वर्तमान में प्रासंगिकता लिखिए। यहाँ पे देखिए, 2007 में चंपारण सत्याग्रह का 100 वर्ष होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह हुआ, परंतु आज भी भारत के किसान कृषिगत समस्या, जैसे कि कम उत्पादन हो रहा है, अभी भी किसानों को लागत बहुत ज़्यादा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा है, कम उनको समर्थन मूल्य MSP मिलता है, आदि से ग्रस्त हैं। इससे निपटने में यह सत्याग्रह एक मार्गदर्शक या एक गाइड की तरह है। आवश्यकता है इससे सीखने की, खास करके कृषि बिल के मुद्दे पर चल रहे किसान आंदोलन और इसके समाधान में। देखिए, हम हालांकि ये जो मैं आंसर लिखा था उस समय किसान मूवमेंट चल रहा था, जो कृषि बिल को लेके उसी समय लिखा था, इसलिए आप अब ये नहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आप ये दिखाइए कि वर्तमान में जो किसानों का जो समस्या है, किसानों का लागत बढ़ गया है, किसानों का शोषण अभी भी हो रहा है, जो MSP पर उनकी खरीद बिक्री नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं ये भी तो चंपारण सत्याग्रह ही तरह का तो समस्या है। तो आप लिखिए कि वर्तमान में भी जो चंपारण सत्याग्रह आज भी अपनी प्रासंगिकता ये खोई नहीं है, आज की समस्या भी वही ज्यों की त्यों क्या हुई है, बनी हुई है। अब अंतिम में आपको निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि किसान आंदोलनों के इतिहास में चंपारण सत्याग्रह का विशिष्ट महत्व है तथा सतत विकास व खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने में किसान हमेशा भूमिका निभाएंगे। अतः चंपारण सत्याग्रह का अनुसरण करते हुए किसान की समस्या तथा इनके चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर होने की क्या है, आवश्यकता है। इस देश के जो नीति निर्माता हैं उनको कहीं ना कहीं अपने नीति निर्माण में किसानों की बात करनी पड़ेगी, किसानों की समस्या को सुननी पड़ेगी। कैसे किसानों का राष्ट्र, कैसे किसानों की आय दुगुनी हो 2022-23 तक, वो उन पर जो है ना विमर्श करना पड़ेगा और किसानों की समस्या का क्या करना पड़ेगा, समाधान करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी आप चंपारण सत्याग्रह के महत्व को लिखें, वो भी महत्व में मैंने किसान मूवमेंट के लिए आप ये कम से कम 8 पॉइंट जो है ना, मतलब इस चंपारण सत्याग्रह के महत्व किसान मूवमेंट के लिए आप कम से कम जो है ना इस तरह से उद्देश्य के स्तर पे महत्व था, संगठन के स्तर पे इसका महत्व था। फिर आप जो है ना इसमें आगे जो है इसमें क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा ये कार्यक्रम के स्तर पर महत्व था, विचारधारा के स्तर पर महत्व था, जन भागीदारी के स्तर पर महत्व था, समिति का क्या हुआ, गठन हुआ, और आप यहाँ लिखिए कि हम जागरूकता आई, और अंतिम में वर्तमान में प्राथमिकता जोड़ते हुए आप इस आंसर का एक अच्छा निष्कर्ष क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं मैप के थ्रू, डायग्राम के थ्रू। तो इसमें आपको नंबर जो है ना काफ़ी क्या मिलेंगे, एकदम ज़्यादा मिलेंगे। और देखिए, ये जो मैं आपका आंसर बता रहा हूँ ये एकदम सटीक आंसर है। आप किसी भी और दूसरे किसी बुक में देखिएगा, किसी नोट्स में देखिएगा, किसी कोचिंग क्लास में देखे तो आपको एकदम वहाँ एक पैराग्राफ में लिख दिया है वही पुरान की बात, लेकिन यहाँ देखिए पूरा नया है। ये देखिए इनोवेट, इसको मैं
मतलब कि रिसर्च करके लिखा हूँ, ऐसे नहीं लिखा हूँ, ये सब आंसर जो है ना रिसर्च करके लिखा जाता है। मैंने काफ़ी अपने इसमें दिमाग खपाया कि कैसे इस आंसर को बेहतर ढंग से औरों से अलग लिखा जाए, इसलिए आप इस आंसर को सही ढंग से लिखिए कॉपी पे। हालांकि मैं इसका PDF भेज दूंगा टेलीग्राम में, लेकिन फिर भी पहले आप इस तरह से पॉइंट वाइज लिखिए। और देखिए मैं कैसे हर एक चीज़ों में कुछ ना कुछ एग्जाम्पल पुट किया हूँ, जैसे कि यहाँ देखिए अवध का एग्जाम्पल दिया, आगे बारदौली का, तो ऐसे सब हिस्ट्री में अगर एग्जाम्पल दीजिएगा आपका आंसर जो औरों से अच्छा होगा, आपको नंबर काफ़ी क्या मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। तो अब यहाँ देखिए ये तो हो गया आप किसान मूवमेंट के लिए। अब हम यहाँ पढ़ते हैं कि जो चंपारण सत्याग्रह कैसे स्वतंत्रता संघर्ष के लिए एक निर्णायक बिंदु था, हम वो देखते हैं इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस है। इस बार 67th मेंस में या तो ये आएगा तो या तो यही क्वेश्चन आएगा। तो आप इसको देखिए। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे इस स्वतंत्रता संघर्ष के लिए एक निर्णायक मोड़ था, मतलब कैसे चंपारण सत्याग्रह हमको सीख दे गया, और उसी चीज़ को सीखते हुए हमने आगे के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या किया, यूज किया। उसके पहले मैं आपको इस आंदोलन से जुड़े हुए कुछ स्टेटमेंट हैं, कथन है, आप उसको लिख लीजिए, मैं इसको बता देता हूँ। देखिए एक स्टेटमेंट तो यही हो गया आपका कि राष्ट्र ने अपना पहला पाठ सीखा और सत्याग्रह का पहला आधुनिक उदाहरण प्राप्त किया। ये कौन बोलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ना अपनी किताब में क्या करते हैं, ये बोलते हैं, आप ये ध्यान रखें। उसके बाद देखिए आपको पता है कि जब राजकुमार शुक्ल जी जब लखनऊ गए थे, लखनऊ जब ये गए तो गांधी जी को बोला कि चलिए आप वहाँ पे, तो गांधी जी ने कहा ठीक है हम चलिए हम आएंगे। तो राजकुमार शुक्ल जी हमेशा गांधी जी को एक पत्र लिख के याद दिलाते रहते थे कि बाबा जी आपको हम बोले थे आप प्लीज़ आइए। तो पत्र में जो है ना राजकुमार शुक्ल देखिए एक स्टेटमेंट की बात करते हैं, कहते हैं परेशान किसान, बदहाल जनता, लोगों पर बेलगाम टैक्स के तले बिहार के चंपारण के किसान, राजकुमार शुक्ल का कथन और वह मानवर महात्मा किस्सा सुनते हो रोज और का आज मेरी दास्तां सुनो। ये पत्र में बोलते हैं कौन, राजकुमार शुक्ल, किनको, महात्मा गांधी। मतलब फिर से बोल देता हूँ, ये बोलते हैं राजकुमार शुक्ल परेशान किसान, बदहाल जनता, लोगों पर बेलगाम टैक्स के तले हैं, और मानवर आप समस्या तो पूरे देश की सुनते हो, मानवर महात्मा किस्सा तो आप औरों का भी सुनते हो रोज, आज जो है ना हमारी दास्तां भी क्या करो सुनो। ये पत्र में राजकुमार शुक्ल जो है ना महात्मा गांधी क्या करते हैं, बोलते हैं। तो अगर ये सब अगर स्टेटमेंट आप कहीं भी अगर जो पुट कर दीजिएगा तो आपका जो है ना आंसर जो है ना औरों से क्या होगा, अच्छा होगा, और आंसर में वेटेज बढ़ेगा और एक आपका उत्तर प्रमाणिक होगा, एक बेहतर उत्तर होगा। आइए पहले हम उस क्वेश्चन के आंसर को क्या करते हैं, देखते हैं। देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन लिखना हो कि चंपारण सत्याग्रह निर्णायक मोड़ था स्वतंत्रता संघर्ष के लिए, देखिए आप एक दो स्टेटमेंट का और यूज कर सकते हैं। एक स्टेटमेंट है, एक गुन्नार मिर्डल नाम के एक आदमी है, इन्होंने एक एशियन ड्रामा नाम का बुक लिखा था। उसमें एक बात उन्होंने बोला था कि इतिहास भविष्य का दर्पण होता है, मतलब हिस्ट्री जो है फ्यूचर का क्या होता है, आईना होता है। मतलब कि हम आईना देखकर ही आगे कैसे चलेंगे वो हम पता कर सकते हैं। मतलब इतिहास जो पीछे जो घटना घटी होती है भविष्य के लिए, मतलब आगे के समय के लिए मेरा एक रास्ता होता है, एक दर्पण होता है, और वही इतिहास से हम देख देख के आगे हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या लिखना वही कि इतिहास भविष्य का दर्पण होता है, ये गुन्नार मिडल एशियन ड्रामा बुक में क्या करते हैं, लिखते हैं। तो अब देखिए मैं इसको कैसे लिखा हूँ, उपरोक्त कथन के अनुसार बीती घटनाओं से सीख लेकर आगे के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए दिशा व दशा तय करने में 1917 का चंपारण सत्याग्रह को एक युग विभाजक अध्याय माना जाता है। फिर सुन लीजिए, उपरोक्त कथन के अनुसार बीती घटनाओं से सीख लेते, जो भी घटना बीत चुका है उससे सीख लेकर आगे के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए दिशा और दशा तय करने में 1917 का चंपारण सत्याग्रह को एक युग विभाजक अध्याय माना जाता है। इसका कारण है एक तो गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में पदार्पण हुआ तथा गांधी जी ने जिस तकनीक का प्रयोग यहाँ किया वह बाद के सभी आंदोलन में दिखाई पड़ता है। मतलब कि चंपारण सत्याग्रह इसलिए टर्निंग पॉइंट है
क्योंकि गांधी का तो आगमन हुआ पहली बात, और गांधी जी ने जिस सत्य और अहिंसा के तकनीक का प्रयोग किया, ये हथियार बाकी असहयोग मूवमेंट में, सविनय अवज्ञा में, भारत छोड़ो आंदोलन में या अन्य भी जो मूवमेंट होता है वहाँ हमको इनका ये हथियार या जो अस्त्र जो है ना दिखाई पड़ता है। इसलिए एक निर्णायक, एक टर्निंग पॉइंट है। तो अगर आप इस तरह के स्टेटमेंट को लिखोगे तो एग्जामिनर पढ़ते ही समझेगा नहीं कि जो लिख रहा है स्टूडेंट ये क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग ही जो है ना भूमिका में हुई बात क्या कर दिया, लिख दिया। देखिए अभी तक मैं आपको इस मूवमेंट से जुड़े हुए 3-4 भूमिका बता दिया हूँ। आपको अब जो अच्छा लगे इसमें आप अपना भी कुछ वर्ड जोड़ के इसको थोड़ा सा अच्छे से और आप लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे आखिर जो कैसे निर्णायक बिंदु था, हम उसमें 6-7 पॉइंट आपको डिस्कस कर देता हूँ। आप इसी पॉइंट को जो है ना और डिटेल में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए पहला, उद्देश्य के स्तर पर एक निर्णायक था। कैसे? किसानों के शोषण मुक्ति का स्वर इस सत्याग्रह का स्पष्ट मुद्दा था। मतलब कि बिना किसी लाग लपेट के, वही बात है, किसानों के इशू को उठाया गया। इससे प्रेरित होकर आगे जब देखिएगा वह सहयोग आंदोलन में क्या उद्देश्य था, स्वराज का। सविनय में क्या उद्देश्य था, पूर्ण स्वतंत्रता का। और भारत छोड़ो में क्या उद्देश्य था, भारत छोड़ो अंग्रेजों। तो कहने का मतलब ये है कि जो उद्देश्य के स्तर पे जो यहाँ जो क्लियर था बात, वही हमको आगे के राष्ट्रीय मूवमेंट में देखने को मिलता है। एक लिंक जोड़िए। और साथ ही अब किसान सिर्फ जमींदार से ही नहीं, ब्रिटिश से भी मुक्ति का क्या किया, प्रयास आरंभ किया। तो ये जो है ना इसका उद्देश्य स्पष्ट था। और यही जो चीज़ें जो है ना हमको आगे के मूवमेंट में दिखाई पड़ता है। इसलिए ये मूवमेंट जो है ना एक टर्निंग पॉइंट है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके जीवन में कुछ ऐसा घटना घटा जिससे आपका जीवन ही बदल गया, आपके जीवन का उद्देश्य ही बदल गया। तो वही चंपारण सत्याग्रह ने आगे के आंदोलन के लिए उद्देश्य ही बदल दिया। सब में उद्देश्य अब फिक्स होना शुरू हो गया, ठीक ना। आगे दूसरा देखिए, नेतृत्व के स्तर पे कैसे ये निर्णायक था। नरम, आपको याद है कि 1907 में जो जब सूरत का विभाजन हुआ, वहाँ कांग्रेस 2 पार्ट में क्या हो गई थी, बट गई थी। लेकिन 1916 आते आते कांग्रेस क्या हो गई थी, मिल गई थी। नरमपंथी और गरमपंथी समूहों के तकनीक को सम्मिलित दृष्टिकोण प्रदान किया। क्योंकि अब देखिए गांधी जी कितना उन्होंने क्या क्या, देखिए एक तो जो नरमपंथी थे वो शांतिवादी किस्म के थे, और गरमपंथी कुछ उग्र किस्म के थे। तो गांधी जी ने क्या किया, दोनों के विचारधाराओं को जोड़ते हुए एक समृद्ध दृष्टिकोण प्रदान किया। क्योंकि शांतिवादी में जहां गांधी जी नरम दल के लग रहे थे, वहीं कानून तोड़ने में गांधी क्या थे, गरम दल के थे। मतलब कि नेतृत्व प्रदान गांधी जी का हुआ आगे के मूवमेंट में। और तीसरा देखिए, संगठन के स्तर पे कहीं ना कहीं इसमें एक संगठन बना। गांधी जी अपने कई सारे जो उनके सहयोगियों के साथ कहाँ गए, चंपारण गए, और वहाँ किसानों के मुद्दे को उठाया। और उसके बाद खुद कांग्रेस ने भी किसानों के मुद्दे पर दिलचस्पी लेना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। कांग्रेस को भी लगा कि नहीं, कांग्रेस के इशू को उठाना बहुत ही ज़रूरी है। अगला, विचारधारा के स्तर पर देखिए, इस मूवमेंट में ये बात स्पष्ट था क्या, सत्य और अहिंसा। मतलब कि सत्य के आगे हमको नहीं झुकना है। और सविनय अवज्ञा, गांधी जी का पहला ये क्या था, सविनय अवज्ञा। मतलब कि हम विनय पूर्वक आपके कानून को मानने से क्या करते हैं, इनकार कर देते हैं। तो विचारधारा के स्तर पे लिखिए इसमें कि इस मूवमेंट में सत्य, अहिंसा, सविनय ऐसे तत्व शामिल थे जो कि हमको आगे के भी गांधीवादी मूवमेंट में हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है। चाहे वो सहयोग क्यों ना हो, सविनय अवज्ञा क्या ना हो, चाहे भारत छोड़ो मूवमेंट ही क्यों नहीं हो, हमने विचारधारा के स्तर पर अपनी कभी सत्य और अहिंसा को पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में हमने कहीं इसको छोड़ा नहीं, हमेशा इसको हम साथ लेके चले, जिसकी शुरुआत गांधी ने चंपारण मूवमेंट में किया था। अगला देखिए, रचनात्मक कार्यक्रम के स्तर पे देखिए, निर्णायक बिंदु इसलिए है क्योंकि यहीं पे गांधी जी ने स्वच्छता पर फोकस किया था, बालिका शिक्षा पर फोकस किया था, स्कूल खोलने की बात किया था, महिलाओं को आगे बढ़ाने का बात किया था, हिंदू मुस्लिम एकता का बात किए थे गांधी जी। इसलिए रचनात्मक, और आगे जब देखिएगा आप
चाहे असहयोग मूवमेंट हो या सविनय अवज्ञा हो, तो गांधी जी का रचनात्मक कार्य, हिंदू मुस्लिम एकता, महिलाओं का उत्थान, SC ST का उत्थान, ये सब गांधी जी का कार्यक्रम पैरेलल चलते रहता है, जिसकी शुरुआत गांधी जी कहाँ पे, चंपारण में ही करते हैं, खास करके स्वच्छता। और आपको अभी तक लिंक जोड़ दीजिए, अभी भी जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत अभियान क्यों चलाए हैं, वो तो महात्मा गांधी से ही तो प्रेरणा लिए हुए हैं, तो आप इसको लिंक करके जोड़ सकते हैं। और जन सहभागिता के स्तर पे इस मूवमेंट में वकील भी थे, छात्र भी थे, महिलाएं भी शामिल हुआ, किसान भी शामिल हुआ, मतलब कि समाज के लगभग सभी वर्ग शामिल हुए। और जन सहभागिता के स्तर पर भी ये मुद्रा, ये जो चंपारण सत्याग्रह एक निर्णायक क्या है, बिंदु है, जो हमको आगे के, आप देखिए असहयोग में क्या किसान, क्या छात्र, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सबने भाग लिया, सविनय में भी भाग लिया, और भारत छोड़ो में क्या लिया, भाग लिया। तो कहीं ना कहीं ये निर्णायक क्या है, बिंदु है। उसके बाद तत्कालिक परिणाम जब देखिएगा, कहीं ना कहीं जो FG फलाई के नेतृत्व में जो कमेटी का गठन हुआ, उसने क्या कहा, 1/4 जो है ना टैक्स जो रेट बढ़ा है उसको क्या लिया जाए, वापस लिया जाए। और अंतिम या 1918 में तिनकठिया हमेशा के लिए क्या हो गया, ख़त्म ही हो गया। इस प्रकार जो है ना कैसे निर्णायक था ये, तो उद्देश्य के स्तर पे था, नेतृत्व के स्तर पे था, संगठन के स्तर पे था, विचारधारा के स्तर पे था, रचनात्मक कार्य के स्तर पे था, जनसहयोगिता के स्तर पे था, तत्कालिक परिणाम के स्तर पर था। ये सब आप 6, 7, 8 पॉइंट को क्या कर देंगे, जब लिख देंगे, इसको अब चर्चा कर देंगे, आपका ये उत्तर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो वही आप निष्कर्ष लिखिए, कुल मिलाकर चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधीवादी आंदोलनों का प्रथम सोपान था, प्रथम सीढ़ी था, जिसने गांधी जी को महात्मा बनाया, ठीक ना, उनके प्रति लोगों का विश्वास बहुत मजबूत किया, प्रगाढ़ किया, सरकार के विरुद्ध खड़ा होने में लोगों में प्रेरणा का क्या हुआ, संचार हुआ। तो लोगों में ये विश्वास जगह नहीं, हम इस ब्रिटिश सरकार से भी क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। अब देखिए मैं इसका एक भूमिका आपको और बता देता हूँ। मैं पहले ही लिखा था, आज से 1-2 साल पहले ही, वही देखिए, मतलब बहुत ही राइटिंग थोड़ा सा मैं कुछ मैं रफ लिख रहा था, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल के सुना देता हूँ, आप उसको ना सुन के लिख लीजिए। देखिए मैं इसमें भूमिका क्या लिखा था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रम में ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध कई किसान आदिवासी आंदोलन हुए। इन सभी किसान आंदोलनों में बिहार के चंपारण का स्थान सर्वोपरि है। चंपारण सत्याग्रह एक शोषणकारी आर्थिक व्यवस्था के विरुद्ध असंतोष तथा जन प्रतिरोध का क्या था, परिणाम था। इस सत्याग्रह ने एक तरफ जहां किसानों की समस्या को राष्ट्र पहचान मिली या पहचान दिलाई, वहीं सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग भी क्या हुआ। तो इस तरह से अगर एक भूमिका आप ये लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, इसी में मैं निष्कर्ष में लिख दिया हूँ, निष्कर्ष कि इस प्रकार चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नई घटना थी। यद्यपि इसने किसानों की समस्याओं को एक निश्चित सीमा तक ही हल किया, मतलब कि 25% ही तो टैक्स वापस लिया गया, 100% तो नहीं लिया गया था, सीमित रूप से हल किया। फिर भी 104 साल के बाद भी आज़ाद भारत में आज एक नए गांधी की ज़रूरत है, जो संपूर्ण भारत के किसानों की समस्या को आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीकों से हल करने के लिए नीति व नियत में सक्षम हो। फलस्वरूप चंपारण सत्याग्रह राष्ट्रीय स्वतंत्रता में गांधी का प्रारंभ था और अन्य संघर्ष के लिए एक शक्ति पुंज भी था। तो आप देखिए मैं क्या बोला, मैं जब मेंस लिखता था या अभी भी लिखता हूँ चाहे यूपीएससी का, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम हर एक टॉपिक का 2-3 भूमिका और निष्कर्ष लिख के रख लिया जाए। तो आप भी हमारी तरफ सीखिए, इससे आपका मैथ राइटिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा। देखिए ये जो मैं भूमिका लिखा था, ये वही लिखा था कि कैसे चंपारण सत्याग्रह एक निर्णायक बिंदु था, और ये कैसे होगा जब आप बार बार लिखेंगे, उसको हम सोचेंगे अच्छा मैं क्या भूमिका डालूं, कितना अच्छा भूमिका डालूं। देखिए इंट्रोडक्शन आपका अच्छा और निष्कर्ष अगर आपका अच्छा हो गया, समझिए आपका तो 3-4 नंबर तो इसी पर मिल जाएगा आपको। इसलिए मेरे ख्याल से ऐसे चीज़ आपको काम करने की क्या है, आवश्यकता है। तो अब देखिए चंपारण सत्याग्रह आपका लगभग पूरा मैं करा दिया हूँ, ठीक ना। अब देखिए इसमें ना किसान मूवमेंट या
पीजेंट अपराइजिंग में एक क्वेश्चन बच गया। उसका टॉपिक का नाम है बिहार के किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती की भूमिका। तो ये मैं अलग से आपको लगभग वीडियो बना दूंगा, ये भी लगभग एक क्लास होगा। तो एक क्लास और जब लेंगे तो आपका पूरा जो है ना किसान मूवमेंट जो है ना पूरी तरह क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1857 के विद्रोह का 4 वीडियो आया और किसान आंदोलन में भी मेरा 3 वीडियो आया। और इसके अलावा अब आपको किसी भी किताब या किसी भी और चीज़ को पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, बस आप अपना नोट्स बना लीजिए, उसी को पढ़िए और यही जब हम लोग क्वेश्चन देंगे उसी का आपको आंसर राइटिंग क्या करना है। और मैं इसका PDF जो है ना टेलीग्राम से मैं डाल दूंगा, वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन देखिए, मैं PDF जानबूझ के लेट से भेजता हूँ, इसलिए भेजता ताकि कम से कम आप लोग इसको नोट्स तो बना लीजिए। देखिए, मैं पहले ही बोला था, कई लोगों का कहना है सर नोट्स कहाँ है, देखिए PDF कहाँ है। PDF तो मैं डाल दूँगा, लेकिन कम से कम आप तो मेहनत करो। इतना मैं जब आपके लिए कर रहा हूँ तो आप एक बार तुम लिख के देखो। हाँ, और एक चीज़ है जिसका PT में बहुत ही कम स्कोर है, जिसका 50-60 ही जिसको आ रहा है, वो कृपया करके आपने लगभग अपने समय का लगभग 80% अपने PT पर फोकस कीजिए। बाकी 10 या जो 20% टाइम बचे, 1 घंटा आधा घंटा आप मेंस कर दीजिए। बाकी आपको भी PT फोकस करना बहुत ही क्या है, जो जिसका नंबर 60 के आसपास हो रहा है, जिसका लेकिन 100 से अधिक है, वो अपना लगभग 3 घंटा 4 घंटा मेंस में दीजिए। कुछ ऑप्शनल भी पढ़ सकते हैं, बाकी आप PT पर भी क्या कीजिए, दीजिए। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि इसका आंसर राइटिंग भी हम लोग शुरू करेंगे। थोड़ा सा कुछ समय का हमको प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए अगर मैं आंसर राइटिंग शुरू करूँगा तो उसको कॉपी में चेक करना हमको पड़ेगा, तो फिर समय का थोड़ा कमी है। लेकिन मैं जल्द ही शुरू करूँगा। तो अच्छी देखिए, मैं जो भी चीज़ करूँगा अच्छे से करूँगा और लगातार करूँगा, इसलिए आप लोग पेशेंस रखिए। और जो अभी तक तत्काल आपको मेंस का चीज़ें मिल रहा है उसको कीजिए। और PT के लिए मैं आपको पहले बोला कि PT के लिए लगभग 30 मई के आसपास देखिए मैं करंट का एक अलग से क्लास चलाऊँगा, जो रात में डेली आएगा। उसमें PT का भी मैं एरिया कवर करूंगा और मेंस का भी एरिया कवर करूंगा। जैसे मान लीजिए क्वाड है अभी, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी कहाँ गए हैं, जापान गए हैं, ठीक है। तो वहाँ क्वाड में क्या क्या चीज़ें होगी, तो क्वाड मेंस PT में सॉरी मेंस में पूछेगा, तो मैं पूरा क्वाड क्या है, क्वाड का क्या उद्देश्य है, क्वाड में अमेरिका का क्या हित है, इंडिया का क्या हित है, जापान का क्या हित है, ऑस्ट्रेलिया का क्या हित है, आगे बदलते वैश्विक परिदृश्य में क्वाड का क्या प्रासंगिकता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ये सब मेंस का भी कराऊंगा। और PT का भी मैं डेली PT का भी जो डेली मैं ना लगभग 10 या 20 टॉपिक क्या करूँगा, कवर करूँगा, वो करंट का करूँगा। फिर मैं DI का भी क्लास शुरू कर दूँगा। और फिर 68 और 67 कि PT को ध्यान रखते हुए साइंस का मैं भी क्लास शुरू करूँ, जिसमें कि NCERT बेस्ड लुसेंट बेस्ड चीज़ें आएगी। तो थोड़ा सा 4-5 दिन मेरे पास का समय कमी है, उसका सब कुछ आपको मिलेगा। बस अभी जितना मिल रहा है उसको कीजिए। बाकी पीछे का वीडियो पड़ा हुआ है, स्पेक्ट्रम का पड़ा हुआ है, पॉलिटी का वीडियो बना दिया हूँ, साइंस का वीडियो बना, तो उसको आप देख करके जो ना आप उससे भी काम चला सकते हैं तब तक, ठीक ना। तो अब हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, स्वामी सहजानंद की क्या भूमिका था बिहार के आंदोलन में। तब तक आप पढ़िए। और किसी कोई दिक्कत होगा, मेरा आप लोग को नंबर पता ही है, मोबाइल नंबर क्या है 8750920419। इस पर कॉल करके अपना कोई भी समस्या का क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। फिर सुनिए 8750920419। इस पर आप कॉल करके कभी भी हमसे कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।